बीजेपी खासकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब, उनकी पूरी टीम ऐसा हवा बना रही है इस मामले को, जैसे लगता है कि देश में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून है। अपने देश में एक ही कानून है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। देखिए, इस कानून से आप क्या करना चाहते हैं? एक कानून के क्या सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई जनजातियों की शादी क्या एक ही तरह से होगी? या जो उनका जो डाइवोर्स होगा, तलाक होगा, क्या एक ही तरह से होगा? या उनके जो शादी के रस्म व रिवाज है क्या एक ही तरह के होंगे? महंगाई क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं रहेगा? महंगाई तो रहेगा, क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं रहेगा? आपस में जो आप नफरत फैला रहे हैं, नफरत की सियासत का, वो मुद्दा नहीं रहेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात की है, ये इनके लिए नुकसानदेह सौदा है। आप सुन लीजिएगा पत्रकार महोदय, भारत का सबसे योग्य व्यक्ति अगर हमारे दिल से पूछे, मैं पार्टी हट के पूछे, लोगों से भी पार्टी को हटा के पूछे, तो लोग बोलेंगे कि सबसे योग्य व्यक्ति भारत के अंदर कोई है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। जिसको प्रधानमंत्री हम बनाते हैं तो मेरे देश का भी विकास उसी तरह से होगा जिससे बिहार जैसे पिछले राज्य का विकास हुआ है। राहुल गांधी को कभी हम कह सकते हैं जो उनको अयोग कहता है बेवकूफ़ है? हमने कहा सबसे नंबर 1 व्यक्ति, अगर योग्यता के आधार की बात कीजिएगा, काबिलियत के आधार की बात कीजिएगा, एक्सपीरियंस के आधार की बात कीजिएगा, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के अंदर है। इसका मतलब नहीं है कि मैं राहुल गांधी को कम आका हूँ, वो भी योग्य हैं, उनके पीछे भी लोग हैं, बड़ी पार्टी का वो नेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। इस वक्त मैं पटना में हूँ। इस वक्त मेरे सामने जदयू के पूर्व महासचिव SM अकील अख्तर हैं। अकील अख्तर से राजनीति पर कुछ चर्चा करते हैं। अभी पूरे देश में UCC सामान्य नागरिक संहिता को लेकर एक चर्चा का विषय बना रहा है। ये मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है और ये कानून को मोदी सरकार लागू करना चाह रही है। ये कानून देश हित में कितना लाभकारी होगा, ये कानून देश के लिए क्या ज़रूरी है, एक देश एक कानून क्यों ज़रूरी है देश के लिए, इस मुद्दे को लेकर मैं जदयू के वरिष्ठ नेता SM अकील अख्तर से बात करना चाहता हूं। अकील अख्तर जी, इस कानून के बारे में आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? सबसे पहले मैं फ्रंटलाइन बेगूसराय की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप बड़े अहम सब्जेक्ट को, विषय को लेकर, मौजू को लेकर हमसे सवालात कर रहे हैं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है बीजेपी का एक चुनावी स्टंट है, एक चुनावी माहौल बनाने की एक साजिश है, एक राजनीति है। इससे देश का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप पूछिए जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं बीजेपी के वर्करों से, पूछिए कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है इससे आपका क्या फ़ायदा होगा या हिंदू समाज का क्या फ़ायदा होगा? भारत विभिन्नताओं का देश है, इसमें विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जातियाँ, विभिन्न तबका के लोग रहते हैं और इसलिए भारत को गुलदस्ता कहा जाता है कि फूलों का गुलदस्ता है। ऐसा गुलिस्तान हमारा देश है जहाँ विभिन्न तरह के फूल हैं, ये खूबसूरती है। बीजेपी खासकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब, उनकी पूरी टीम ऐसा हवा बना रही है इस मामले को, जैसे लगता है कि देश में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून है। अपने देश में एक ही कानून है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। आप चोरी करें, मुसलमान चोरी करे, सिख चोरी करे, ईसाई चोरी करे, सबको एक ही सज़ा है। डकैती हो, सबको सेम सज़ा है। बलात्कार कोई करता है तो कोई बरी नहीं हो जाता है। लेकिन इस कानून का विरोध क्यों हो रहा है? इस कानून को लोग क्यों नहीं चाह रहे? देखिए, विरोध जो हो रहा है उसके बारे में हम बात रखना चाह रहे हैं। तो इस तरह से हवा बनाया जा रहा है कि इस देश में, एक देश में विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न कानूनें हैं, ऐसी बात नहीं है। अब रहा कुछ जो जाति कानूनें हैं, जिसको आप पर्सनल कानून कह सकते हैं, जो मज़हब से जुड़ा हुआ है, जो विश्वास से जुड़ा हुआ है, जो अकीदत से जुड़ा हुआ है, जो आपकी मान्यताओं से जुड़ा हुआ है, जो आपकी परंपराओं से जुड़ा हुआ है, वो विभिन्नताएँ हैं और ये भारत की खूबसूरती है। देखिए, इस कानून से आप क्या करना चाहते हैं? एक कानून के क्या सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई जनजातियों की शादी क्या एक ही तरह से होगी? या जो उनका जो डाइवोर्स होगा, तलाक होगा, क्या एक ही तरह से होगा? या उनके जो शादी के रस्म व रिवाज है क्या एक ही तरह के होंगे?
या जो जनजातियों का कानून है ज़मीन को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर, क्या इस कानून पर आपकी क्या राय बनती है? आप क्या कहेंगे इस कानून पर? इससे देश का कोई भला होने वाला नहीं है। समाज को बांटने के लिए इस तरह के कानून लाया जाता है कि समाज बटे और इनका वोट समाज बटने पर बढ़ सकता है, इनको इसकी संभावना रहती है। लेकिन इसको लाने से इनका वोट घटेगा। सिर्फ मुसलमानों का मसला न है, आप पूछिए बौद्धों से क्या वो एग्री हैं, आप पूछिए जैनियों से क्या वो एग्री हैं, आप पूछिए सिखों से क्या इस कानून से वो एग्री हैं, आप पूछिए जनजातियों से क्या वो एग्री हैं। आप साउथ में चले जाइए, साउथ में आप देखिए शादी ब्याह की जो रस्म है, जो रिवाज है, नॉर्थ से कितना अलग है। वहाँ तो आप देखिएगा कि अपनों में शादी का बहुत बड़ा प्रचलन है और उसको लोग बेहतर मानते हैं। और हमारे बिहार, यूपी या नॉर्थ इंडिया के साइड में बहुत लोग देखे शादी करते हैं, खासकर हिंदू समाज के अंदर। तो ये चुनावी स्टंट है, इससे सिर्फ और सिर्फ समाज को बांटने की इरादे। इस कानून का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो विरोध कर रही है, उनका विरोध उचित है। उनको चाहिए था कि इस कानून को, उनके लोगों को चाहिए था, मुस्लिम धर्मगुरुओं को चाहिए था कि इसका विरोध करने से पहले, क्योंकि जितना मुस्लिम विरोध करेगा बीजेपी को लगता है उतना फ़ायदा होगा। लेकिन इस कानून के तहत उनको चाहिए था कि जो साउथ की जनजातियां हैं, जो साउथ के लोग हैं, साउथ का जो समाज है, उससे बात करना, जो जनजाति हैं उनसे बात करना, जो आपके नॉर्थ ईस्ट में है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है, वहाँ के लोगों से, वहाँ के जो लीडर्स हैं उनसे बात करना। इनको चाहिए था कि जो सिख समाज है उनसे भी बात करना, ईसाई समाज है, ईसाई धर्मगुरु, उनसे बात करना, और सबको जोड़ के कहना चाहिए था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से हमारा नुकसान नहीं है, आप सभी का जो मान्यताएं हैं, सभी जो विश्वास, उसका भी नुकसान है। एक तो ये चीज़। दूसरी बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनती है तो किन किन चीज़ों को ये उसमें लाना चाहिए। क्या इस कानून के लिए अभी तक कोई मसौदा पेश आया है, मसौदा तैयार हुआ है कि इस कानून में क्या क्या आएगा, क्या क्या चीज़ बचेगा, क्या छटेगा? इसका तो कोई प्रारूप तैयार अभी नहीं हुआ है। जी, इसका अभी प्रारूप मतलब चल रहा है, ये लोग मंथन कर रहे हैं। तो जब तक इसका फुल्ली प्रारूप तैयार नहीं हो पाता है, क्या करने जा रहे हैं, इनका क्या मंशा है, मोटा मोटी जो मंशा हम लोगों को समझ में आता है, इनका मंशा है कि समाज को डिवाइड करना है और डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अंग्रेज़ों की थी उसको एडॉप्ट करना है। तो इनका जो मंशा है, इसमें क्या मसौदा होगा, क्या ड्राफ्टिंग होगा, उसको भी देखने की ज़रूरत है। उसके बाद भी किसी समाज को इसका विरोध उसी हिसाब से करना होगा। पहली महागठबंधन की बैठक, विपक्ष एकता की बैठक पटना में हुई, उसके बाद बेंगलुरु में हुआ। क्या इस बैठक को लेके, विपक्ष एकता को लेके भाजपा अंदर से घबराई है? इसका को लेकर जो है ये कानून लाना चाह रही है, लादना चाह रही है वोटों के ध्रुवीकरण के लिए? भाजपा कुछ भी कर ले, 2024 में भाजपा का जाना तय है, एनडीए का जाना तय है। सरकार जो बनेगी महागठबंधन की बनेगी। भाजपा हताश है, भाजपा निराश है, उसको सहयोग दल निराश है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो वो विकल्प के तौर पर इन छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा इशू बना के वो पेश करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि भाजपा निराश है, हताश है, उसके दल में 38 दलों की पार्टी है। आप लोगों का राय लीजिए ना, 38 हो जाए, 38 से 48 हो जाए, 58 हो जाए, 68 हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोगों की राय लीजिए ना, आप साउथ चले जाइए, वहाँ लोगों की राय लीजिए। आप नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, वहाँ के लोगों की राय लीजिए। बिहार में जो अक्सर तबका गाँव और देहात में रह रहा है, जो नौजवान है जिनको रोज़गार नहीं मिला, उनसे राय लीजिए। जो लोग, जिन बच्चों को शिक्षा सही से नहीं मिल रहा, उनसे राय लीजिए। हैं, जहाँ अभी भी परेशानी चल रही है, लोग अभी भी लोग ग्रस्त हैं परिवार चलाने, उनसे राय लीजिए, वो क्या कहते हैं। तब महागठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, नया नाम, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नाम के हिसाब से ही काम होगा। इंडिया है जो दुनिया में हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है, और उसी नाम से हम पूरे इंडिया के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को, समाज के हर तबका को, चाहे पिछड़ी हो, अति पिछड़ी हो, दलित हो, हरिजन हो, जनजातियाँ हों, विभिन्न भाषाएं हों, सभी को जोड़ने के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग बहुत ही बेहतर हमको लगता है डिसीजन है महागठबंधन का। इससे हमारे महागठबंधन को काफ़ी लाभ होने जा रहा है। ये नाम तो राजनीति से प्रेरित ये भी लगता है। आपने कहा जो इंडिया है, कोई भारत है, तो सब तो एक ही है। इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है, हम जो कुछ भी कहें एक ही है। लेकिन इंडिया के नाम से क्यों उन लोगों को परेशानी हो रही है? विपक्षी क्यों इससे परेशान है? हमारे विरोधी क्यों इससे परेशान? उनसे पूछिए, क्या ये नाम उनको सूट नहीं करता है? बेहतरीन नाम उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो महागठबंधन ने नाम दिया इंडिया का बेहतरीन नाम है, हम भी इस नाम की तायद करते हैं, उनको तो तायद करना चाहिए। इसका अपोज करके वो अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। वो हताशा की निशानी है, उनकी कमज़ोरी की निशानी है। देख लीजिएगा 24 में बुरी तरह से इलेक्शन हारेंगे, जिसका कोई
कोई मतलब नहीं होता है कि कितना वोट से या कितने सीटों से वो हारने जा रहे हैं। महागठबंधन के संयोजक नीतीश जी बनेंगे आपके पार्टी के? देखिए, नीतीश जी कोई पद पोस्ट की लालसा नहीं रखते हैं। आपने कभी सुना कि नीतीश कुमार जी का इरादा है कि मैं संयोजक बनूं? आपने सुना नीतीश कुमार जी के ज़ुबानों से कि वो भारत के प्रधानमंत्री बने? आपने सुना है कि नीतीश कुमार इस तरह की कोई महत्व? नीतीश कुमार का है कि देश के जमहूरियत को बचाना है, देश के सेकुलरिज्म को बचाना है, देश के अंदर हर गरीब गुरबा को हक मिले, इसके लिए जद्दोजहद करना है। उसके लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लाया और इसके लिए हाँ, बिहार के लोग ये चाहते हैं, देश के लोग ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार की योग व्यक्ति है संयोजक, क्या इनको प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बनाकर पेश करती है महागठबंधन, तो गठबंधन को ज़बरदस्त इसका फ़ायदा मिलेगा। देश में बहुत महंगाई आसमान छू रही है, उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार जो है पूंजीपतियों की सरकार है। आप लोग भी सुनते होंगे, ये अदानी की सरकार है, ये अंबानी की सरकार है। ये सरकार पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। कानून इसी तरह का बनाते हैं जिससे पूंजीपतियों को फ़ायदा हो, गरीब गुरबाओं को नुकसान हो रहा है। गरीब समझ रही है ना, आम लोग समझ रहे हैं इसका नुकसान हमारे माननीय प्रधानमंत्री को उठाना होगा। और सरकार सत्ता जो है उनका केंद्र से उनका ख़त्म होना है, समाप्त होना है। जनता जब आक्रोश में आएगा तो उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। अगर वो जनता के हितैषी में, जनता के फेवर में, जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो भारत की जनता, इंडिया की जनता उनको उखाड़ फेंकेगी। क्या आपको लगता है 24 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा? महंगाई क्या, बेरोजगारी मुद्दा नहीं रहेगा? महंगाई तो रहेगा, क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं रहेगा? आपस में जो आप नफरत फैला रहे हैं, नफरत की सियासत का, वो मुद्दा नहीं रहेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात की है, ये इनके लिए नुकसानदेह सौदा है। आप सुन लीजिएगा पत्रकार महोदय कि इनके लिए इतना ज़बरदस्त नुकसान देगा ना। ये कुछ लोगों को देख रहे हैं, कुछ इलाकों को देख रहे हैं। भारत विभिन्नताओं से घिरा, इसकी खूबसूरती है। इस खूबसूरती को आप ताता नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, बर्बाद नहीं कर सकते हैं। इनको ज़बरदस्त नुकसान होगा। इनके जितने भी चीज़ें अभी उभर के सामने आ रही है, इनको नुकसान दिखाई पड़ रहा है। ये बौखलाए हुए हैं, इसलिए हताश होने के बाद इनको समझ में आ रहा क्या हम डिसीजन लें। इनके विपक्षी एकता में एकता रहेगी, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? एकता रहेगी, क्यों नहीं रहेगी? जिस चीज़ का पहल हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर दें, वो भी अपने स्वार्थ को हटाए कर दे। उनका स्वार्थ होता तो लोग सवाल उठा सकता था। इनका कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ रूप से देश की सेवा करना चाहते हैं। इन्होंने निस्वार्थ रूप से बिहार का सेवा किया। ये निस्वार्थ भाव से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये हर वर्ग के नेता, हर जाति के नेता, हर धर्म के नेता, हर संप्रदाय के नेता हैं। इसलिए आप जान लीजिए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन मजबूत होगी, इंडिया मजबूत होगा और सरकार महागठबंधन की बनेगी। क्या अगले 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाह रहे हैं? हमारी ख्वाहिश है नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। नीतीश कुमार तो कह दिए जब मैं इस रेस में नहीं हूँ। की बड़प्पन है, लेकिन भारत का सबसे योग्य व्यक्ति अगर हमारे दिल से पूछे, मैं पार्टी हट के पूछे, लोगों से भी पार्टी को हटा के पूछे, तो लोग बोलेंगे कि सबसे योग्य व्यक्ति भारत के अंदर कोई है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। जिसको प्रधानमंत्री हम बनाते हैं तो मेरे देश का भी विकास उसी तरह से होगा जिससे बिहार जैसे पिछले राज्य का विकास हुआ है। राहुल गांधी संघर्ष किए हैं, क्या राहुल गांधी आपकी नज़र में नीतीश कुमार बेहतर होंगे कि राहुल गांधी? राहुल गांधी को कभी हम कह सकते हैं, जो उनको आयोग कहता है बेवकूफ़ है। हमने कहा सबसे नंबर 1 व्यक्ति, अगर योग्यता के आधार की बात कीजिएगा, काबिलियत के आधार की बात कीजिएगा, एक्सपीरियंस के आधार की बात कीजिएगा, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के अंदर है। इसका मतलब नहीं है कि मैं राहुल गांधी को कम आका हूँ, वो भी योग्य हैं, उनके पीछे भी लोग हैं, बड़ी पार्टी का वो नेता है, उनको मैं नकार नहीं रहा हूँ ना। और राहुल जी भी आपको जान लीजिए, ऐसा भी वक्त आएगा राहुल कुमार भी पेश करेंगे, राहुल जी भी पेश करेंगे, राहुल गांधी भी, कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। कैसे? मनमोहन सिंह का नाम सुने थे आप? मनमोहन सिंह को किसने प्रोजेक्ट किया? वही सोनिया, वही राहुल। इसलिए आप लोग धैर्य से रखें। इस देश के हालात को सुधारना है, इस देश का नेतृत्व अच्छे लोगों के हाथ में जाएगा। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद चाहेंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिपाही हैं, उनको अपना नेता मानते हैं, तो हम लोग राहुल जी के साथ रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी जो नए गठबंधन का नाम इंडिया रखा, इसमें तो एक ही नेता होंगे ना? एक ही नेता की पहल पर इंडिया चलेगी? कुछ चीज़ें क्या होती है, इलेक्शन के बाद तय होता है। अभी हमारा काम है दलों को जोड़ना, हमारा काम है दिलों को जोड़ना। अभी मणिपुर में क्या हो रहा है बताइए तो? हमारे देश का एक हिस्सा, एक पार्ट है, हमारे जिस्म का एक हिस्सा है। अगर उसके अंदर दर्द होता है, आपको एहसास नहीं होता है, तो आपका जिस्म है, आप स्वस्थ हैं? मणिपुर की आग कब बुझेगी? ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछिए, ये भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से पूछिए,
ये सवाल तो उनसे आपको करना ना होगा। हम तो जदयू के कार्यकर्ता हैं, हम लोग तो जदयू के लिए जान देने वाले, जदयू को मजबूत करने वाले, नीतीश कुमार पर जान निछावर करने लोग हैं। ये सवाल तो पूछिए जो देश का सत्ता चला रहे हैं, जिनके हाथ में देश की बागडोर है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे जदयू के वरिष्ठ नेता एसएम मोहम्मद अकील अख्तर। इन्होंने राजनीतिक बिंदुओं पर चर्चा की, सारे सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से इन्होंने दिया। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।